ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। कॉस्मिक डॉन, जो हाल में सुर्खियों में रहा, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कॉस्मिक डॉन का समय हमारे ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था का था, जब पहली बार तारे और आकाशगंगाएं अस्तित्व में आई थीं। दूसरा, भारतीय शोधकर्ताओं ने कॉस्मिक डॉन यानी ब्रह्मांड का उद्भव से एक रेडियो तरंग सिग्नल की खोज के हालिया दावे का निर्णायक रूप से खंडन किया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप के जरिए कॉस्मिक डॉन यानी ब्रह्मांड के उद्भव से एक रेडियो तरंग सिग्नल की खोज के हालिया दावे का खंडन किया है। कॉस्मिक डॉन का समय हमारे ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था का था, जब पहली बार तारे और आकाशगंगाएं अस्तित्व में आई थीं। 2018 में अमेरिका में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और MIT के शोधकर्ताओं की एक टीम ने EDGES रेडियो टेलीस्कोप से डेटा का उपयोग करके प्रारंभिक ब्रह्मांड में उभरते तारों से एक सिग्नल का पता लगाया था। नेचर पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन से पूरे विश्व के खगोल वैज्ञानिकों के बीच काफ़ी उत्साह पैदा हुआ था। ASU MIT टीम ने पहले तारों के जन्म का संकेत देने वाली रेडियो तरंग की खोज का दावा किया था। इसे हार्वर्ड के तारा खगोल वैज्ञानिक एवी लोएब ने भी 2 नोबेल पुरस्कारों के योग्य माना था। हालांकि विश्व को स्वतंत्र शोधकर्ताओं से इसकी पुष्टि का इंतजार था। रमन अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से आविष्कार की गई और निर्मित सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए इस दावे का खंडन किया है, और यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। यानी रमन अनुसंधान संस्थान एक स्वायत्त संस्थान है, और RRI यानी रमन अनुसंधान संस्थान में खगोलविदों द्वारा आविष्कार की गई और निर्मित सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप जरूरी सूक्ष्मग्राहिता तक पहुंचने वाला विश्व का पहला टेलीस्कोप है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किस संस्था के सहयोग से किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं A UNDP, B UN वुमेन, C यूनेस्को या फिर D यूनिसेफ। इसका उत्तर है D। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से महिला और बाल विकास मंत्रालय ने औपचारिक शिक्षा की तरफ किशोरियों को वापस स्कूल लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ हाल ही में किया है। स्कूलों में 11 से 14 आयु वर्ग की लड़कियों का पंजीकरण बढ़ाना और उन्हें स्कूल में कायम रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है। इस पहल की यह मंशा है कि किशोरियों के लिए योजनाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी वर्तमान योजनाओं के आधार पर स्कूली लड़कियों के लिए एक समग्र प्रणाली बनाई जाए। अभियान की शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत की जाएगी। इसका लक्ष्य है स्कूल छोड़ने वाली 4 लाख से अधिक किशोरियों को योजनाओं का लाभ देना। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत ने हाल ही में किस क्षेत्रीय संगठन के साथ इस्पात क्षेत्र यानी स्टील सेक्टर में सहभागिता की पैरवी की है? आपके ऑप्शंस हैं A यूरोपियन यूनियन, B आसियान, C खाड़ी सहयोग परिषद या फिर D बिम्स्टेक। इसका उत्तर है C यानी खाड़ी सहयोग परिषद। दुबई के एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन ने मौजूदा भारतीय इस्पात क्षेत्र को प्रदर्शित करने, संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने और भारत के इस्पात क्षेत्र के लिए अवसरों का एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए इस्पात सप्ताह यानी स्टील वीक की मेजबानी की। इस्पात सप्ताह का उद्घाटन केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने किया। यहीं पर भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद के साथ इस्पात क्षेत्र में सहभागिता की पैरवी की। इस्पात मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस्पात क्षेत्र में निवेशों के अवसरों को रेखांकित करने के लिए विभिन्न सत्रों और बैठकों का आयोजन किया। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने खावथिलंग टुईपुई तुईचांग नदी में 22.93 करोड़ रुपए की लागत से जल परिवहन को विकसित करने का निर्णय किया है। ये नदी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं A अरुणाचल प्रदेश, B त्रिपुरा, C मणिपुर या फिर D मिजोरम। इसका उत्तर है D यानी मिजोरम।
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा हाल ही में मिजोरम के आइजोल में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, परिवहन विभाग, मिजोरम के लोक निर्माण विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ अंतर्देशीय जल परिवहन विकसित करने के लिए संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की गई, यानी रिव्यू किया गया। इन परियोजनाओं में मिजोरम की महत्वपूर्ण कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना भी शामिल है। इस बैठक में उत्तर पूर्व भारत में एक मजबूत अंतर्देशीय यानी इनलैंड वाटर सिस्टम विकसित करने में मिजोरम की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि मिजोरम के खावथिलंग टुईपुई यानी कर्णफुली और तुईचांग नदी में 22.93 करोड़ रुपए की लागत से जल परिवहन को विकसित किया जाएगा, यानी वाटर ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय वैज्ञानिकों ने यूरिया के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विद्युत उत्प्रेरक प्रणाली यानी इलेक्ट्रोकैटलिस्ट सिस्टम को तैयार किया है। दूसरा, यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस कम लागत वाले हाइड्रोजन उत्पादन के साथ यूरिया आधारित अपशिष्ट उपचार की दिशा में सहायक है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने यूरिया के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विद्युत उत्प्रेरक प्रणाली यानी इलेक्ट्रोकैटलिस्ट सिस्टम को तैयार किया है। यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस कम लागत वाले हाइड्रोजन उत्पादन के साथ यूरिया आधारित अपशिष्ट उपचार यानी जो वेस्ट ट्रीटमेंट है उसकी दिशा में सहायक हो सकता है। हमारे देश के लाभ के लिए ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग किया जा सकता है। यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा जल के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से होने वाले हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता को 70% तक कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत यूरिया उत्पादन में शीर्ष देशों में से एक है और इसने 2019-20 के दौरान 244.55 LMT यूरिया का उत्पादन किया। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उद्योग अपशिष्ट के रूप में अमोनिया और यूरिया की उच्च सांद्रता का उत्पादन भी करते हैं। इसका उपयोग हमारे देश के लाभ के लिए ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।